Hello students, welcome back. This is a continuation of the topic that we're doing in the last class. Let's continue from there only. So now you have understood the difference between until and unless. Okay, let's go move further. Another thing we want to talk about. अगर मान लीजिए मैं हिंदी में ऐसे बोलता हूँ कि हालांकि मैं बहुत थका हुआ था फिर भी मूवी देखने चला गया, तो क्या बोलता हूँ? ऐसे लिख देते हैं, Though I was tired, even then I went to watch a movie. ऐसे ही कहते हैं. ओके, Though I was tired, even then I went to watch a movie. अब लिखने वाले तो ऐसे भी लिखते हैं, Though I was tired, but I went to watch a movie. Though I was tired, despite that I want to watch a movie. Though I was tired, yet I want to watch a movie. And though I was tired, कॉमा लगा दीजिए, कुछ भी मत लगाइए, I went to watch a movie. People have been writing this in many ways, this sentence. Which one is correct? And that is what we need to understand. समझिए, पहली बात तो ये कि दो और ऑल्दो सेम होता है, वी कैन इंटरचेंजेबली यूज देम, सो दैट इज ऑल राइट. ओके, एंड देन दो के साथ आप येट लिखते हैं वन, या दो के साथ आप सिर्फ कॉमा लगा दीजिए तो भी काम चल जाएगा, तो भी सही होता है. सबको पता है जी दो के साथ येट लगता है, तो धीरे धीरे लैंग्वेज मॉडिफाई होती है. तो वी हैव बीन सेइंग कि चलो येट नहीं भी लगाओ तो चलेगा. इट मीन्स अगर मैं ऐसे लिखूं, दो आई वॉज टायर्ड येट आई वेंट टू वॉच ए मूवी. एंड अगर मैं ऐसे लिखूं, though I was tired, I went to watch a movie. In both the cases हमने इस सेंटेंस का नोशन वही रखा है. हमने सिर्फ इतना कहा है कि दो के साथ आप येट लगाइए, दो के साथ आप कॉमा लगाइए. ओके, दोनों कॉमा दोनों बार लगेगा. एक बार येट लगा के काम चलाएं और एक बार नहीं भी तो लगा दें तो भी चलेगा, नहीं लगाएं तो भी चलेगा. तो दो के साथ येट लगाना है, बाकी सब आपने नहीं लगाना है. दीज टू आर करेक्ट इन दिस केस. ओके, याद रखिएगा. कभी आपने सेंटेंस बोला है कि टू और टू करके यूज करते हैं. हम कहते हैं ही इज टू वीक टू वॉक, isn't it? तो दिस पेयर वर्क्स लाइक दिस, टू और टू. हम कहते हैं ही इज टू वीक टू वॉक. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हमने समझा है ही इज सो वीक दैट he cannot walk. ऐसा हमने पढ़ा है. he is so weak that he cannot walk. it means आप लोग समझेंगे क्या कि ये टू और टू जो होता है वो नेगेटिव कॉनोटेशन पेयर है. मीन्स पॉजिटिव में लिखते हैं लेकिन ये इंप्लाई जो होता है वो नेगेटिव में होता है. तो लिखा ये इस तरीके से जाएगा नॉट वाले में. ओके, ही इज टू वीक टू वॉक इज लाइक दिस ओनली व्हेन यू राइट कि वो इतना वीक है जितना कि वो चल भी नहीं सकता, तो ही इज टू वीक टू वॉक आपको लिखना होता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यूज करिए कि ही इज टू वीक टू वॉक, तो ही इज टू स्मार्ट टू बी डिसीव्ड, तो ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड. ओके, तो एक चीज़ और देखो, अगर आप किसी को लिख देते हो, मैं से जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे, अगर हम किसी को लिख देते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन था जो कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, आप किसी के पास, 4 लोगों के पास ले गए, आपने कहा सॉल्व करिए, नोबडी कुड डू, बट व्हेन यू वेंट टू द 5th पर्सन, उसने 1 सेकंड में देखते कर दिया.
तो हम कहते हैं कि अरे आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो हमको बोलते हैं कि यू आर टू इंटेलिजेंट, ऐसा बोल देते हैं, यू आर टू इंटेलिजेंट। मान लिया आपने कह दिया कि आप बहुत इंटेलिजेंट, यू आर टू इंटेलिजेंट, सही है, आप बोलते हैं ऐसे। लेकिन देखा जाए तो अगर आप इसको ये वाला टू लगाकर कनेक्ट करना चाहते, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते, तो क्या लिखते? इसको लिखते यू आर टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व इट। यही तो बनाते, जैसे ये नोशन, ये कॉम्बिनेशन है, वैसे ही बनेगा। इसका मतलब क्या मीनिंग आएगा? यू आर सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट सॉल्व इट, क्योंकि बनेगा तो नेगेटिव में, तो फिर तो मीनिंग ही गलत हो गया। नहीं तो अगर आप यहाँ टू के साथ टू लगाते हो तो सेंटेंस ही गलत आ जाता है, वो मीनिंग कुछ और निकलता है। जो मैं कहना चाह रहा था वो तो निकले नहीं मीनिंग। इसका मतलब इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो हम ये कहते हैं कि आपको ये बोलना चाहिए यू आर वेरी इंटेलिजेंट। पहली बात तो ये। टू इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? अगर आप इसको किसी को लिख देते हो ना, कहते हो कि यू आर टू इंटेलिजेंट, दो इट इज द टॉपिक ऑफ द एडवर्ब, आई एम डिस्कसिंग इट हियर फॉर अ वाइल, टू के बात हो रही है, तो यू आर टू इंटेलिजेंट अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है यू आर सो इंटेलिजेंट दैट you are so intelligent that you are not supposed to be। इसका मतलब आप इतने इंटेलिजेंट हैं जितना आपको नहीं होना चाहिए था। ये तो रादर अप्रिशिएट करने की बजाय आप उसे कंडेम कर रहे हो। तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग सेंटेंस यू से हियर, वी शुड नॉट से। इट मीन्स ये जब भी यूज होगा ये हमेशा सरकाज़म में यूज होता है विद नेगेटिव एडजेक्टिव्स, जिसके नोशन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वहां पर ये यूज होता है। सपोज जब बाहर से आते हो, बहुत गर्मी होती है, तो क्या बोलते हैं? इट्स टू हॉट। इसका मतलब इतना हॉट जितना नहीं होना चाहिए था, टू टफ जितना नहीं होना चाहिए था। ओके। हाँ, किसी को बोल देते हैं कई बार, यार ही इज टू स्मार्ट, कई भी बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है इतना स्मार्ट है जितना नहीं होना चाहिए था। तो वो जितना नहीं होना चाहिए था, मैं तब ऐसा बोलेंगे, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने कहा जी आपकी तो 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, तो आप बोल देते हैं या दिस न्यूज इज टू गुड। अग्रीड है, वहां वो लॉजिकल है, टू गुड टू बी ट्रू, वी डू नॉट बिलीव सो। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। तो ये अकेला टू इस तरीके के सेंटेंसेस में नहीं लगाते हैं, इस तरीके के सेंटेंस में लगाते हैं। जब आप यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी कि यार ये इस तरीके से यूज होता है। हालांकि टू और टू पेयर जो है कॉम्बिनेशन में चलेगा। और देखिए, अगर आप ऐसा कहें कि मैं कुछ भी खा सकता हूं ऑरेंजेस छोड़कर, तो हम लिखते हैं आई कैन ईट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट ऑरेंजेस। वी से लाइक दिस। ओके। लोग कहते हैं जी एल्स मत लगाओ, एल्स की जरूरत ही क्या है? आई विल कम टू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एल्स के साथ हमेशा आपको बट लिखना होता है। एल्स के साथ आप एक्सेप्ट नहीं लिख सकते। सेंटेंस बनेगा आई कैन ईट एनीथिंग एल्स बट ऑरेंजेस। ओके। अब खुद सोच के देखिए कि बट खुद क्या है। बट भी बेसिकली नेगेटिव कॉनोटेशन है।
आप बट लगाने के बाद नॉट नहीं लगाते, बट लगाने के बाद सिर्फ पॉजिटिव ही हो लिखते हैं, मीनिंग नेगेटिव होता है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ऑरेंजेस नहीं खाऊंगा को छोड़कर, काइंड ऑफ ऐसा होता है। बस आपने बोला एल्स मत लगाओ, तो फिर एल्स नहीं लगाते मान लीजिए, तो आप क्या कहते हो, आई कैन ईट एनीथिंग, तो एनीथिंग में ऑरेंजेस नहीं आए, फिर ऑरेंजेस भी तो एनीथिंग में आ गए। इसका मतलब आपके लॉजिक के हिसाब से, आपकी रीजनिंग के हिसाब से ये एल्स अप्रोप्रिएट है, यहाँ पर लगता ही है। एल्स के साथ आपको हमेशा बट लगाना होता है, बिकॉज वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ ऑरेंजेस के अलावा, तो फिर वो एल्स के साथ आप बट लगाएंगे। ओके, और देखते हैं इसके अलावा हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव लगा। एक और भी चीज देखिए, एक बट फॉर होता है। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। एक सेंटेंस में लिखूं, बट फॉर योर हेल्प ही वुड हैव फेल्ड, तो फिर ये विदाउट है, ये सेंटेंस सही होता है। ओके, एक और समझिए, एक एज और एज होता है और एक सो और एज होता है। एज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज हो जाता है और वो नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज हो जाता है, लेकिन जो सो एज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज कर सकते हैं। आई विल मेक सेंटेंस फॉर यू। ही इज एज वाइज as you, and I'm writing he is not as wise as you। इस तरीके के सेंटेंस आपने हमेशा पढ़े हैं। मैडम मैं लिखूं कि he is so wise as you, wrong हो जाएगा, and he is not so wise as you, करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए एज और सो एज आप ऐसे यूज करेंगे। आप नोट करिए कि एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लगाते हैं और सो एज आप हमेशा नेगेटिव में लगाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगा सकते। दिस इज इनकरेक्ट। ओके, तो वी यूज लाइक दिस ओनली। नॉर्मली कंपैरिजन में यूज होता है, एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पर उसको यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये समझ लेना है। और देखिए एक सेंटेंस, there are different sentences, they will be working as rule only। आप अगर सेंटेंस रिलेट करेंगे तो आई थिंक ईजी रहेगा, रादर की रूल याद रखें कि अच्छा ये होता है तो वो होता है, अल्टीमेटली रूल ही हम कर रहे हैं। ओके, यहाँ देखिए, आपने किसी को ये सेंटेंस बोला, आप किसी से मिलने गए, आपने उससे अपॉइंटमेंट लिया था, उसने कहा था जी इतने टाइम पर आ जाना, आप पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वाज़न्ट देयर। व्हेन यू कॉल्ड अप ही सेड कि यार कोई इमरजेंसी होगी, आई हैव टू लीव, सो आई विल बी बैक बाय 2-3 आवर्स एंड सो, बट आपको बहुत ज़रूरी काम था, यू हैव कवर्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप क्या कहते हैं? ऐसा बोलते हैं कि चलो ठीक है, जब आ जाओगे तो फिर वेट करता हूँ, और क्या करूँ, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ऐसे लाइक दिस, आई एम लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू वेट फॉर यू। नाउ द रूल सेज ऑथर, अदर एंड बट। जब आप अदर लिखते हैं तो उसके साथ आप देन लगाते हैं, बट नहीं लगाते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्यू पीपल आर इन स्टेज टू करेक्ट इट। नॉर्मली बट से लोगों को अच्छा लगता है बोलना, बट ग्रामेटिकली स्पीकिंग अदर लिख रहे हैं तो अदर के साथ देन लिखना चाहिए। ओके, ध्यान रखिए। एक और देखिए, The manager was busy, so he told me to come between 2 p.m. to
5 PM. Now what are we saying? Between and to. तो आप याद रखिए कि between जब भी लिखेंगे उसके साथ आप and लिखेंगे. between के साथ आप to नहीं लिख सकते. हाँ, for के साथ आप to लगाते हैं, यानी between 2 PM and 5 PM. हो सकता है पढ़ते वक्त आपको पता ना चले, लेकिन एरर इज देयर. हाँ, ऐसा मैं बोल देता, द क्लास विल बी फ्रॉम 2 PM to 5 PM. Then this is correct. Okay, we need to understand this. So that's all for your topic of the subject, verb, agreement and conjunction. If you keep revising them, I think you will be able to do the questions that you come across. Thank you very much, my dear.